आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले थॉमसन इफेक्ट को पढ़ेंगे। जी सर। इसको हम लोग थॉमसन प्रभाव भी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं हिंदी में? थॉमसन प्रभाव। देखिए, थॉमसन प्रभाव के साथ साथ इसमें हम लोग आज किरचॉफ को भी पढ़ेंगे। आज कॉम्प्लेक्स सर्किट को हल करके सीखना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले थॉमसन इफेक्ट। देखिए, थॉमसन इफेक्ट किसको बोलेंगे जानते हैं? जब किसी चालक तार को, मतलब जब कोई चालक तार होगा उसको भिन्न भिन्न ताप पर गर्म करेंगे। क्या करेंगे? भिन्न भिन्न ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? आधे भाग में क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा और आधे भाग पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो आधा भाग ऊष्मा का उत्सर्जन और आधा भाग ऊष्मा का अवशोषण। जिधर ऊष्मा अवशोषित होगा उधर ठंडा बन जाएगा, और जिधर ऊष्मा क्या बन जाएगा? जिधर ऊष्मा उत्सर्जित होगा उधर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो यही है थॉमसन का प्रभाव। मतलब चालक को जब किसी चालक तार को भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसके आधे भाग पर ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, और आधे भाग पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है? आधा भाग ठंडा और आधा भाग गर्म हो जाता है, और दो टर्मिनल बन जाता है, ठंडा गर्म। चलिए लिखिए, इसी बात को लिखना है। यही है थॉमसन प्रभाव। देखिए, जब किसी चालक तार को भिन्न भिन्न ताप पर रखकर जब किसी चालक तार को भिन्न भिन्न ताप पर रखकर उससे धारा प्रवाहित कराया जाता है, तब आधे भाग में ऊष्मा मुक्त होती है। तथा आधे भाग में ऊष्मा अवशोषित होती है। आधे भाग में ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं। समझे थॉमसन प्रभाव क्या था? मतलब जब किसी चालक तार को भिन्न भिन्न ताप पर रख करके क्या कर रहे थे हम लोग? उससे धारा प्रवाहित कराते थे, तो आधे भाग में क्या हो रहा था? ऊष्मा मुक्त हो रही थी, और आधे भाग में ऊष्मा का अवशोषित हो रहा था। तो यही घटना, जिसके कारण आधा गर्म आधा ठंडा हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है? थॉमसन प्रभाव कहलाती है। यह आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है, और यह एग्जाम के अंदर से 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेल्टियर प्रभाव और एक थॉमसन इफेक्ट। पेल्टियर प्रभाव को ही सीबैक इफेक्ट कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? सीबैक इफेक्ट। मतलब किसका? पेल्टियर प्रभाव का। चलो अब हम लोग चलते हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसका नाम है, बहुत ही नाम के साथ ही यह बहुत ही इजी और कॉम्प्लिकेटेड फिगर के साथ है, ठीक है। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, इजी है, इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही ज्यादा VBI क्वेश्चन 2023 के लिए यह बोर्ड मॉडल है, याद रखना। यह है किरचॉफ्स लॉ। हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ का नियम। अब समझ लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। नाम से ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, नहीं लग रहा है रे? नाम से ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स का नियम है, ठीक है। अच्छा, हम लोग अभी तक रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए कई गो नियम पढ़े?
एगो सीरीज ग्रुपिंग और एगो पैरेलल ग्रुपिंग। अब अगर यदि कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, मतलब घुमौआ हो, जिलेबी कैसे हो, तब उसको हम सॉल्व कैसे करें? समझे बात को? मतलब कहने का अर्थ है अगर यदि क्रॉस कनेक्शन हो, क्या हो? क्रॉस कनेक्शन। मतलब कहने का अर्थ है क्रॉस कनेक्शन कैसा? इस टाइप में। अगर यदि ऐसा सर्किट में रेसिस्टेंस ऐसा में हो कि वह क्रॉस कनेक्शन में हो, तब उसको हम लोग कौन सा सर्किट कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सर्किट, मतलब जटिल। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया? जटिल परिपथ कहेंगे। और इसको जो हम हल करेंगे किसके नियम से करेंगे? किरचॉफ के नियम से करेंगे। तो लिखिए किरचॉफ का नियम, लिखिए जिस परिपथ में प्रतिरोध का क्रॉस कनेक्शन हो, जिस परिपथ में प्रतिरोध का क्रॉस कनेक्शन हो कॉम्प्लेक्स सर्किट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? C1 भी आती है। कॉम्प्लेक्स सर्किट कहलाता है। देखिए ऐसे परिपथ को हल करने के लिए, ऐसे परिपथ को लिखो ना सिमरे, ऐसे परिपथ को हल करने के लिए ऐसे सर्किट, ऐसे परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ के नियम का पालन किया जाता है। ऐसे सर्किट को हल करने के लिए, मतलब ऐसे परिपथ को हल करने के लिए किसका नियम का पालन किया जाता है? किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। अब लिखिए, अब एक बात समझिए, किरचॉफ दो बात कहा था। कौन कहा था? किरचॉफ दो बात कहा था। लिखिए किरचॉफ के अनुसार, सॉरी, किरचॉफ के नियम के दो स्टेटमेंट है, दो कथन है। लिखिए इसी में, हाँ, किरचॉफ के नियम के दो कथन है। कितने कथन है बाबू? दो कथन है। किरचॉफ के नियम के कितने कथन है? दो कथन है। अब इसका पहला स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट कथन क्या है, इसको समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, देखिए यह बेचारा बहुत ही सिंपल बात कहा, ज्यादा कुछ गप ने कहा, एकदम सिंपल गप कहा कि अगर यदि किसी पॉइंट पर मिल रही है सभी धाराओं का, मतलब एक पॉइंट पर, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये क्या है? सी पॉइंट है। इसमें मान लीजिए 3-4 गो धारा निकल रहा है, यहाँ से 3-4 गो तार निकल रहा है। तो एगो इधर धारा निकल रहा है, एगो इधर 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 इधर, मतलब एकदम पूरा कॉम्प्लेक्स है। देखिए है ना कॉम्प्लेक्स, है ना रे? मान लीजिए ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई जा रहा है, ई फिर आ रहा है, ई जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, सब आ जा रहा है, एक ही पॉइंट पर सब घटना हो रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे उसका सॉल्व करें? तो उन्होंने सिंपल सा बात बोला कि किसी पॉइंट पर धाराओं का जो कुल बीजगणितीय योग होगा, मतलब यहाँ पर कुल कितना धारा है, इसका योग जो होता है हमेशा क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। यहाँ पर तुम तो ठहर परदेसी होता है, यहाँ दुनिया में सबको परदेसी है। कब ना गाना आया रे, तुम तो ठहर परदेसी, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ पर जो संपूर्ण धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वह क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा बाबा? क्या होगा? शून्य होगा। तो समझ लीजिए कि यह शून्य, कितना सिंपल सा बात बोला कि जो आ रहा है, जो जा रहा है, मतलब जो मेरे पास पैसा आएगा वही पैसा न जाएगा रे, हैं? कि
क्या होगा, पैसा मेरे यहाँ उपजेगा, गाछ में पड़ता है नहीं ना। जितना हम खाएंगे उतना ही हमको एनर्जी मिलेगा, ऐसा तो थोड़े उपजेगा मेरे अंदर में। हम अगर जी चावल एक बोरा रख दिए बोरा में तो वह उतने ना रहेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा ना होगा। तो सिंपल सा कहने का अर्थ है कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बाबू, 0 होता है। हमेशा क्या होता है, 0 होता है। लिखिए इसी बात को। इसके अनुसार किसी एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। हमेशा 0 होता है। अच्छा, इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, कौन सा रूल है? इसको हम पॉइंट रूल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बिंदु रूल। या फिर इसको हम दूसरा नाम से क्या चीज जान सकते हैं, जंक्शन रूल भी जान सकते हैं, है ना। एक जगह जंक्शन किसको कहता है, जंक्शन मेरा कैसे चले, जहाँ 2 जगह ट्रेन आता है एक साथ, जहाँ 2 जगह का ट्रेन एक साथ आता है वो जंक्शन रहता है। जहाँ मिनिमम कितने जगह से ट्रेन आना चाहिए, 3 जगह से, तब वह जंक्शन कहलाता है। कटिहार क्या है, जंक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ लगभग 5 जगह से ट्रेन आती है, 5 जगह से आती है। एगो पूर्णिया से आता है, एगो जलपाईगुड़ी से आता है, एगो भालुका रोड से आता है, एगो मनिहारी से आता है, एगो बरौनी से आता है। 5 जगह से तो आता है वहाँ ट्रेन। बनमनखी में कहाँ से आता है, एगो बिहारीगंज से आता है, एगो सहरसा से आता है, एगो पूर्णिया से आता है, अमृतसर से। तो ये अरे अमृतसर से किस होके आता है, सहरसे होके आता है। तो मतलब सहरसा होके आता है ना, तो सहरसे से आता है। तो सिंपल सा बात है, जंक्शन उसी को बोलेंगे जहाँ पर मिनिमम 3 जगह जाने का नहीं, 3 तरफ रास्ता हो ट्रेन का। कितनी तरफ, 3 तरफ रास्ता, मतलब 3 जगह से उस स्टेशन पर ट्रेन आके रुकी है, तब उसको जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना रास्ता है, देखिए ढेर सारा रास्ता है। इसको हम लोग क्या जंक्शन बोल सकते हैं ना। तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस नियम को बिंदु नियम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट रूल। क्या चीज, पॉइंट रूल, जंक्शन रूल। पॉइंट रूल बोलो या फिर चित्र बनाना, चित्र बाद में बनाना पड़ेगा, लिखो ना। पॉइंट रूल, जंक्शन रूल या करंट रूल भी कहा जाता है। मतलब करंट रूल मतलब धारा। इसको देखिए 3 अलग अलग नाम से और जानते हैं, क्या क्या, पॉइंट रूल, जंक्शन रूल और करंट रूल। 3 अलग अलग नियमों से हम लोग इसको जानते हैं। कौन कौन है, पॉइंट रूल भी है, जंक्शन रूल भी है और करंट रूल भी है। अच्छा, यह किसके सिद्धांत पर काम करता है बता सकते हैं? किरचॉफ के सिद्धांत। किरचॉफ का हमेशा ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आता है, हमेशा देता है कि किरचॉफ का प्रथम कथन, मतलब किरचॉफ का प्रथम स्टेटमेंट किस नियम पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? दूसरा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, लेकिन पहला स्टेटमेंट किस पर है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। लिख लीजिए इस बात को, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए आप लोग। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऑब्जेक्टिव में बनता है हमेशा। यह नियम हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एकदम आसान सा है, कुछ नहीं है। आधारित है, लिखिए ना। अब देखिए, इसके अनुसार किरचॉफ का जो पहला है, जो वो क्या बोलता है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है समेशन आई इज इक्वल टू, मतलब सभी धाराओं का योग कितना होना चाहिए? 0। अब देखिए इनकमिंग करंट के लिए, इनकमिंग मतलब क्या होता है,
इनकमिंग कॉल मतलब की है जावे वाला कॉल, आउटगोइंग कॉल मतलब जावे वाला कॉल। अरे तो इनकमिंग के लिए, इनकमिंग धारा के लिए मतलब आने वाली धारा के लिए हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। इनकमिंग, इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट के लिए पॉजिटिव, इनकमिंग करंट के लिए क्या लेते हैं पॉजिटिव, तथा आउटगोइंग, आउटगोइंग करंट के लिए क्या लेते हैं के लिए नेगेटिव होता है। पिक्चर अभी बताएंगे, पिक्चर कहाँ, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बात? देखिए इनकमिंग करंट के लिए हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव, तथा आउटगोइंग करंट के लिए नेगेटिव। मतलब जो इनकमिंग करंट होगा वो क्या होगा पॉजिटिव में होगा, मतलब जोड़ में होगा, और जो आउटगोइंग करंट होगा उसके लिए क्या होगा नेगेटिव, मतलब माइनस में होगा। समझे बात को? हाँ लिखो, हाँ सब लिखो जितना लिखल है। फोटो बताएंगे। ये याद रखना, इनकमिंग करंट के लिए पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट के लिए नेगेटिव। यहीं से मेरा सब कुछ हो जाएगा क्लियर, समझ लो। यही दोनों चीज याद रह गया तो समझ लो कि हो गया। इनकमिंग के लिए पॉजिटिव, आउटगोइंग के लिए नेगेटिव। देखो कितना मजा आएगा। जो ले रहा है प्लस, जो ले रहा है वो प्लस, जो दे रहा है वो माइनस। यही उल्टा काम होता है, समझ लीजिए। मतलब ये उल्टा है, मतलब जो लेगा तो वो क्या होगा माइनस में होगा, जो किसी का कर्जा लेगा तो क्या होगा माइनस में। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा चलता है। अगर हम ले रहे हैं तो समझिए किस में जा रहे हैं प्लस में, अगर दे रहे हैं तो माइनस में, माइनस में। अगर यदि हम दान किसी को दे रहे हैं तो हम माइनस में जा रहे हैं। मेरे पॉकेट से पैसा निकल रहा है तो समझिए क्या हो रहा है हम माइनस में जा रहे हैं। और किसी से ले रहे हैं तो हमारा पॉकेट गर्म हो रहा है, गरम लग सकता है। मंदिर में जाके बैठ जाएंगे तो कौन लेगा हमसे रे बोरा बिछा के। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई। तो उसमें नहीं कहता, कमेटी में क्या कहता, चलना तुम मेरे साथ, तुम आगे आगे कहते जाना, पीछे पीछे हम चलते चले ठेला पे। सब खाना दे दे रहा हूँ, दिला दे रहा हूँ। चलो देखो किरचॉफ का नियम यहाँ देखिए। कोई एक है, कोई एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, देखिए ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा क्या देखो कई जगह आ रहा है, कई जगह से आ रहा है, एक जगह से आ रहा है और एक जगह से जा रहा है। मतलब जो जो इसको क्या लेंगे, ये मान लीजिए I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये I4 है, और ये I5 है, I5 है। मतलब देखिए कहने का सिंपल सा अर्थ है कि देखिए आ कौन रहा, इनकमिंग करंट कौन सा है, किसके किसके मोबाइल में फोन आ रहा, I1 के पास, I2 के पास और I3 के पास। जा कहाँ रहा तो लगा कौन रहा फोन, I4 और I5 लगा रहा। तो मतलब इनकमिंग करंट को हम लोग हमेशा किस में लेते हैं पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट को माइनस में। तो मतलब एक बात और क्या किरचॉफ बोला था कि सभी किसी एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है 0 होता। मतलब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो मतलब सबको जोड़ दीजिए, क्या होगा यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस क्या होगा क्योंकि इसको क्या लेंगे हम लोग आउटगोइंग करंट को माइनस लेंगे तो क्या होगा माइनस I4 प्लस माइनस I5 बराबर सभी का जोड़ कितना होता है 0। तो यहाँ देखिए क्या होगा I1 प्लस
I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। तो ये देखिए ये सभी का 0 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए कहने का अर्थ है अगर इसको प्लस करना है तो बराबर के उस साथ ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा प्लस में। तो मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। मतलब कहने का देखो यहाँ से क्या हो गया, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दोनों हमेशा क्या होगा बराबर होगा। मतलब मेरा जेब में जितना आएगा हम उतने ना खर्चा करेंगे। तो वही बात है। तो यानी कहने का अर्थ है यहाँ आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, मतलब टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यही बात है। इतना भी लिख दोगे तो किरचॉफ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियरिटी लाने के लिए हमको क्या करना होगा, सभी धाराओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो लिखो सेकंड स्टेटमेंट। अब किरचॉफ के हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की ओर चलेंगे। हमू बोले छिए केकरा देते चलो लिखो सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट यह तो और आसान है। देखो सेकंड स्टेटमेंट और आसान है। देखिए किसी क्लोज लूप में जुड़े सभी प्रतिरोध का विभवांतर जो होता है उस क्लोज लूप से जुड़े सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। कुल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। मतलब उसका जो कुल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब प्रत्येक रेसिस्टेंस का जो कुल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह हमेशा किसके बराबर होता है, क्लोज लूप में जुड़े सेल मतलब क्या होता है, बैटरी के ईएमएफ के योग के बराबर होता है। बात को समझ में आया? चलिए लिखिए। इसके अनुसार किसी बंद सतह में विभवांतर का बीजगणितीय योग इसके अनुसार किसी बंद सतह में विभवांतर का बीजगणितीय योग उस बंद सतह में जुड़े सेल मतलब बैटरी जिसको बोलते हैं, सेल के ईएमएफ कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिए। अब ये बंद सतह का रचना कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लूप रूल। क्या बोलेंगे, लूप रूल। चलिए लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इस नियम को लूप रूल, लूप LOOP लूप, इस नियम को क्या कहते हैं, लूप रूल या पोटेंशियल रूल, विभव रूल। क्या बोलते हैं, लूप रूल या पोटेंशियल रूल भी कहते हैं। यह नियम को लूप रूल या पोटेंशियल रूल भी कहते हैं। अब यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्वत वो पहला वाला स्टेटमेंट किसके सिद्धांत पर काम कर रहा था, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और दूसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। लिख लीजिए इस बात को, लिख लीजिए। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
मतलब यह किसके नियम पर आधारित है बबुआ? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। देखिए सुनो, हल्ला नहीं। बोर्ड आगे यह क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब यहाँ देखिए, एक क्लोज सरफेस का निर्माण कर रहा है कौन? कौन कर रहा है क्लोज सरफेस का निर्माण? 4 गो प्रतिरोध है, मतलब 1 2 3 और एक चौथा को यहाँ बना देते हैं। चौथा बना देते हैं, चौथा बना देंगे तो यह क्या हो जाएगा? चलने लगा है। देखिए 4 गो सेल है। यह हो गया ए बी, इसको हम लोग ले लेते हैं ए बी सी और ये डी। क्या देखिए इसका रेसिस्टेंस कितना है? R1 R2 R3 और ये R4। इसका EMF E1, इसका EMF E2, इसका EMF E3 और इसका EMF E4। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है। और इससे मान लीजिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1। कितनी धारा? I1। इससे I2 और इससे I3 और इससे I4। मतलब कहने का अर्थ है कि सभी मतलब किसी बंद सतह में सभी विभवांतर का योग किसके बराबर होता है? उस लूप में जुड़े सेल के EMF के बराबर होता है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या होगा? V के लिए क्या होता है? IR होता है ना। तो पहले के लिए क्या होगा? I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 बराबर क्या होगा? क्या को है? EMF 1 2 3 4। तो यहाँ 1 E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? समेशन के टर्म में हम लोग अगर कर दें तो क्या आएगा? IR बराबर समेशन ऑफ E। मतलब जोड़ में क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ E। लिख लीजिए। हो गया। हाँ देखो, अब अगर यदि इसमें तो सेल जुड़ा हुआ था तो सेल का कुल EMF कहीं वो बराबर हो जाता। अगर यदि किसी क्लोज लूप में सेल नहीं जुड़ा हो, मान लीजिए ये वाला है और इसमें सेल है जुड़ा हुआ, देखो तो है रे। जब किसी क्लोज लूप में सेल नहीं जुड़ा हो तब जाके हम लोग क्या करेंगे बबुआ? मतलब तब जाके इसका सेल का EMF कुल EMF बराबर क्या हो जाएगा? 0। लड्डू क्या हो जाएगा? 0। R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4। ये हो गया A B C D, A B C D। इससे कौन जाएगा? I1 इससे जा रहा है और इससे I2 और इससे I3 और इससे I4। और सभी का कुल अगर यदि लिख लीजिए इसके नीचे में, यदि लूप से कोई सेल नहीं जुड़ा हो, देखिए जब सेल से कोई लूप सेल से नहीं जुड़ा होगा तो क्या होगा? I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, उसके बाद क्या होगा? प्लस
I4R4 इज इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ आई आर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। मतलब इसमें कोई धारा ऋणात्मक भी होगा और कोई धारा ऋणात्मक भी होगा। मतलब इनकमिंग का क्या होगा, इनकमिंग क्या होगा उसमें प्लस और आउटगोइंग माइनस होगा। ठीक है, तो कल फिर देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज, बाइलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबाइलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, इन सब चीज़ों को कल हम लोग अच्छे तरीके से अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।